Dear students, today we are going to start with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, जिसमें जो है 2 एक्सेस होती हैं, x और y एक्सेस होती है, और इसका डिस्टेंस फार्मूला वो आपको पता ही होगा। वो है, अगर 2 पॉइंट्स हैं x1, y1, एक पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट x2, y2 है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसमें ये चीज़ आपको देखनी होगी कि x1 माइनस x2 हो या x2 माइनस x1 हो, किसी भी चीज़ को हम ले सकते हैं, या हम x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 कर दें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो है वह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो वैल्यू जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हम कभी कभी क्या होता है कि x2 माइनस x1 कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक। और सेकंड जो पॉइंट है कि डिस्टेंस जो होगा x1, y1 जो है फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है, वो होता है, चूँकि जो अगला पॉइंट होता है उसको हम 0, 0 ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और एक और पॉइंट हमको देखना होगा, अगर 2 पॉइंट्स हैं a x1, y1 और b x2, y2 है, तो थर्ड वर्टेक्स हमको अगर इक्वेटर ट्रायंगल का फाइंड करना होता है, तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 और माइनस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, और वो है कि सेक्शन फार्मूला क्या है। नाउ देखिए, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1 और दूसरा है x2, y2, और इनका रेशियो कोई पॉइंट P है जिसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और λ1 और λ2 है, तो हम क्या करते हैं, λ1 जो है वो सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ हम उसको मान लेते हैं कि उसको अटैच कर देते हैं, और λ2 जो है उसको हम पहले वाली कोऑर्डिनेट के साथ हम अटैच मान लेते हैं। तो वो फार्मूला में जो होता है वह फार्मूला हो जाता है λ2 इंटू x2 प्लस λ1 इंटू x2, है ना, डिवाइडेड बाई λ2 प्लस λ1। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होगा वह हो जाएगा λ2 इंटू y1 प्लस λ1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2, क्लियर। तो ये जो फार्मूला है वह है इंटरनल डिवीजन्स के लिए है। एक्सटर्नल डिवीजन में बस एक अंतर आता है, वो है कि माइनस प्लस की जगह माइनस कर देते हैं हम लोग, और बाकी फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी होती है उसमें हमको λ1 λ2 की जगह हम k:1 का रेशियो ले लेते हैं, और k जो वैल्यू होती है जब अगर वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है इंटरनल डिवीजन होगा। अदरवाइज अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो होगा इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a x1, y1 एंड b x2, y2 आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उसको हमको कुछ देखना पड़ेगा। तो उसमें पहला पॉइंट जो है वो है कि सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड जो होता है वो है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल्स इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जी जो है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और जी ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल।
यानी कि किसी भी सेंट्रॉइड का, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है उसके अंदर ही लाई करेगा। कभी भी सेंट्रॉइड जो है किसी भी ट्रायंगल का वो आउटसाइड नहीं लाई कर सकता। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स वो लोग सेट कर देते हैं और उसमें वो लोग जिस चीज़ को चेक कर लेते हैं। क्लियर। और कोऑर्डिनेट जो होता है वो जी का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x1 + x2 + x3 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, और इधर वाला जो है y1 + y2 + y3 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें जो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स मिल जाती हैं। वो बहुत सिंपल सा ही है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है इन सेंटर। तो इन सेंटर का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान, इन सेंटर मतलब सर्कल जो है वो इनसाइड द ट्रायंगल है, ये देखना है हमको। ठीक है, इससे हमको जो है थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा हमको कि इन सेंटर, एक्स सेंटर या सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर क्या है, किस तरह से। तो उसको याद रखने का हमारे यहाँ जो एक तरीका है वो ये है कि जो है इन सेंटर का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के अंदर जो है एक हमने एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, वो नेचुरल है, वो सर्कल होगी तो सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस जो होगा वो आर होगा। क्लियर। और वो नेचुरल है कि वो टच भी करेगा, टच कर रहा है ना। तो वो किसी पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे वो टच भी कर रहा है, वो सर्कल ऐसी सर्कल है। ठीक है, ये तो हो गया उसको हमको याद रखने का तरीका। और वैसे उसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, एंगल के बाइसेक्टर्स, देखिए एंगल जो है उस एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वह जो जहाँ पे मिलेंगे, सब 3 एंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उन तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए, मतलब आधा आधा बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन आगे बढ़ेगी, वो तीनों लाइन जहाँ मिलती हैं वो पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। जो अंदर वाली सर्कल है उसका जो सेंटर है, और ये जो तीनों लाइन मिल रही हैं ये तीनों का सेंटर जो होता है वो एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। और हमको ये चीज़ें और भी कुछ चीज़ें पता है, जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट है x1, y1 है, ए पॉइंट है, तो उसके ऑपोजिट जो पॉइंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं। और बी अगर हमारी एंगल होती है तो उसके ऑपोजिट की जो साइड होती है उसको हम स्मॉल बी ले लेते हैं। इसी तरह से अगर सी हमारा कोई एंगल है तो उसके ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम स्मॉल सी ले लेते हैं। ये हमारी जो है कन्वेंशंस है। तो इस कन्वेंशन पे जब हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो अब ये भी देखना है इसमें है कि इन सेंटर जो है वो नेचुरल है, वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि वो किस चीज़ का रेडियस है, सॉरी वो एक सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर अंदर लाई कर रहा है। तो इन सेंटर जो होता है वह भी जो है ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ट्रायंगल के आउटसाइड कभी भी इन सेंटर लाई ही नहीं कर सकता, लॉजिकली तो ये है। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेट जो है वो आई जो है कोऑर्डिनेट इन सेंटर का है, वो इन सेंटर है, तो आई हम उसको ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आई एज ए के साथ x1 प्लस बी के साथ x2 प्लस सी के साथ x3, यानी x1 जो कोऑर्डिनेट है तो उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है ए ले लेते हैं। तो a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट वाला भी जो पॉइंट है उसको भी हम लोग a इंटू y1 प्लस बी इंटू y2 प्लस सी इंटू y3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ perpendicular bisectors of the sides of the triangle is called circumcenter of the triangle. That means, ठीक है, तो इस केस में जो होता है हमको थोड़ा देखना होता है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इन सेंटर जो है वो इनसाइड लाई करेगा, लेकिन अगर यह ऑब्टूज एंगल है, एंगल ट्रायंगल है, तो इन सेंटर जो है वो हरदम जो है आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा। और फॉर राइट एंगल ट्रायंगल जो है वहाँ पर क्या होता है कि मिड पॉइंट जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वही उसका इन सेंटर सर्कम सेंटर होता है।
सॉरी सर्कम सेंटर होता है। तो अब हमको इसको फार्मूला जो है इसका वो थोड़ा याद रखने के लिए तरीका है। देखिए सर्कम सेंटर जो है वो स से शुरू हो रहा है, स वर्ड से शुरू हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा हमको मेनेमोनिक से हमको याद रखने का तरीका है। सर्कम सेंटर में स से शुरू, सर्कम है तो सर्कम में साइन आ जाता है, ठीक है। तो x1 जो होता है उसके साथ हम साइन 2a ले लेते हैं। x1 तो जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है ना, क्लियर। और उसी का साइन 2a ले लेंगे, जो भी एंगल बना रहा है वो ट्रायंगल का, उसका हम साइन 2a ले लेते हैं, क्लियर। तो x1 का साइन 2a मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x2 का जो एंगल है वो साइन 2b है ना, तो वो साइन 2b ले लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x3 के साइन 2c कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल को साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c के साथ। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट में कर देते हैं, y1 को साइन 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस y2 को साइन 2b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और y3 जो है उसको हम साइन 2c से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c के साथ माइंड कर देते हैं, क्लियर। तो ये हम लोगों को याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेरिवेशन तो हमको ज़्यादा IIT में JEE में तो इम्पोर्टेंट है नहीं, हमको बस शॉर्टकट ट्रिक्स और ये चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम आते हैं ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर जो है वो ओ से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ऑर्थो, ठीक है। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन तो ये है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। लेकिन जो है हम देखें इस चीज़ को, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो वो इनसाइड लाई करेगी, लेकिन अगर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो वो आउटसाइड लाई करेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो वर्टेक्स ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वहाँ पर लाई करती है। और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर जो है उसको याद रखने का तरीका ये है कि ऑर्थो है तो थो आ गया, थो वर्ड आ रहा है, तो थर्ड वर्ड से क्या होता है, वो टैन थीटा उसमें आ जाता है, ठीक है। तो x1 के साथ tan a आ जाता है, और सर्कम सेंटर वाले में क्या होता है, x1 के साइन 2a आता है, ये याद रखना है। यहाँ पे x1 है और जो एंगल बन रहा है वही वाला एंगल x1 के साथ tan a डाल देते हैं, x2 के साथ tan b डाल देते हैं, और x3 के साथ tan c डाल देते हैं, और डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c कर देते हैं। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट में y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। इन एनी ट्रायंगल OGC आर कोलिनियर, यानी कि OGC जो है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इन एनी ट्रायंगल G जो होता है वो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग O and C इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत जगह जो यूज़ होने वाली है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है OGCI आर कोइंसिडेंट, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसमें OG और C और I जो होती है एक ही पॉइंट होता है, लेकिन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें OGCI जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये देखने वाली बात है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो OGCI जो है एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट जो O भी रहेगा, G भी रहेगा, C भी रहेगा और I भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, OGCI जो होती है एक ही लाइन पे लाई करेंगे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो जो है कोलिनियर हो गई, ठीक है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर P is a point that divides AB internally in the ratio m1:m2 and Q is another point which divides AB externally in the same ratio m1:m2, then the point P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to A and B, ठीक है। तो इस केस में AP and AB and AQ form an HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको क्या करता है 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB, ठीक है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल डिवाइड द बेस हार्मोनिकली, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और अब हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं
इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 0,4, 6,4, 6,0, देन फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हमको मिड पॉइंट मिल गया। अब मिड पॉइंट जो है वो हम लोग को मिला हुआ है। क्लियर? तो हमको जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है और सर्कम सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट ए x1, y1, b जो है x2, y2 और c है x3, y3 बी द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8 हो गया ना। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से जो है x2 प्लस x3 हो जाएगा 12, 12 और y2 प्लस y3 ये हो जाएगा 8 और x1 प्लस x2 हो जाएगा 12, y1 प्लस y2 हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इन सबको हैं इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो है a हो जाएगा 0,0 ओरिजिन मिल जा रहा है और b जो है 12,0 मिल जा रहा है और c जो है 0,8 मिल जाएगा। इन तीनों इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हैंस अब हमको यहाँ जो है थोड़ा सा फंसाने वाली बात कर रहा है वो ये है कि ये हमको यहाँ देखना होगा, चेक भी करना होगा कि हमको जो है ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा ये। क्लियर? तो ये देख लीजिए। अब ये वो पूछ रहा है उसका क्या क्या, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर पूछ रहा है। क्लियर? तो इस केस में हमको पता है, क्या पता है हमको कि सेंट्रॉइड अगर हाँ है ना, तो हाँ सर्कम सेंटर जो होता है वो पिट पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है विच इज़ 6,4 इटसेल्फ एंड हेंस सेंट्रॉइड जो है वो हो जाएगा, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 और 8/3। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। प्रूव दैट द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बाई ax1, y1, bx2, y2, cx3, y3 is ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c, where abc are the sides opposite to the angles abc respectively। वो जो है एक नॉर्मल कन्वेंशन है, तो उस कन्वेंशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अब आप देखिए इसको, बाई ज्योमेट्री वी नो डैट जो है हमारी ट्रायंगल अगर ABC है तो हम जानते हैं कि BD जो होता है बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC सिंस AD बाइसेक्ट्स A। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, if the length of the sides of AB and BC and AC are CAB respectively, then we have BD by DC is equal to AB by AC, so which is equal to C by B। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D जो हो जाएंगे वो हो जाएगा, हाँ, B इंटू x2 प्लस C इंटू x3 डिवाइडेड बाई B प्लस C, और इस तरफ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 डिवाइडेड बाई b प्लस c हो जाएगा। सिंस b प्लस d इज इक्वल टू, हाँ, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ d हो गया, सिंस बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी, सो बी डी को हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए प्लस सी। तो b बाइसेक्ट्स एंगल b, हेंस हाँ, hence we have ID by IA is equal to BD by BA, which is equal to AC by A plus C by C, which is equal to A by C plus B। Let the coordinates of I be x bar comma y bar, then x bar की वैल्यू जो होगी ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, कॉमा, और इसे y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax1 plus by2 plus cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है
let x1 comma y1 comma x2 comma y2 and x3 comma y3 respectively be the coordinates of the vertices ABC of the triangle ABC, then the area of the triangle ABC is given by half of x1 comma y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, क्लियर? ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स को हमको प्रूव करना होता है कि कभी कभी कि भाई 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है कि नहीं, एक ही लाइन पे है, तो ये कब होगा, ये तीनों पॉइंट्स कब कॉलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे कब रहेंगे, जब एरिया जो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का 0 हो जाए। तो एक तो हम ऐसे भी प्रूव कर देते हैं कि भाई अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 प्रूव कर लेंगे और हम यह कह देंगे कि जो है ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय x y1 1 और x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक फार्मूला है। थर्ड फार्मूला देखिए, इन केस ऑफ पॉलीगॉन विद x1 y1 x2 y2 डॉट 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 और xn y1 है, तो इसका पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y1 इंटू x2, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में xn के बाद फिर से y1 ले लेते हैं, xn y1 माइनस yn xn। क्लियर? तो ये हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द वर्टाइसेस ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर आर, तीन को उन्होंने दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल उन्होंने दे दिया 15/2 यूनिट्स। देन द पॉइंट्स x, फाइंड द पॉइंट x को फाइंड करना है, तो हम उस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में डाल देते हैं, हाफ ऑफ -1/4 जो है डाल देते हैं। उसको डालने के बाद जो है हमारे पास जो है हाफ ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 7 मॉड इज इक्वल टू 15/2 आ जा रहा है। क्लियर? तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 15, तो ये हो जा रहा है x इज इक्वल टू 8/3 और x इज इक्वल टू -1। हैंस द पॉइंट जो आ जाएंगे वो 8/3, 64/4 या -1, but -1, will not form a quadrilateral as per the given order of the points. Hence the required points are 8/3, 64/9। क्लियर? अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस टॉपिक पे आ रहे हैं, उसमें है लोकस। लोकस क्या होता है? व्हाट इज लोकस? व्हेन ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस द पॉइंट ट्रेसेस आउट ए पाथ। एक पाथ जो है किसी कंडीशन में कोई पॉइंट जो होता है वो ट्रेस करता है, वो मूव करता है, तो वो पाथ जो होता है उस पाथ को ही हम कहते हैं लोकस। द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड इज लोकस। ठीक है, अगर पॉइंट जो है गोल 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 घूम रहा है, जैसे हम सर्कल के उसमें घूम रहा है तो वो उसका लोकस सर्कल हो जाएगा। अगर वो एलिप्स के उसमें घूमेगा तो एलिप्स हो जाएगा। पैराबोला के पाथ में घूमेगा तो पैराबोला हो जाएगा लोकस उसका। तो यही हमको देखना होता है। ठीक है, तो ऑल दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन विल डेफिनेटली लाई ऑन द लोकस। क्लियर? बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इक्वेशन ऑफ लोकस कैसा है? द इक्वेशन ऑफ लोकस इज द रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पाथ एंड which holds for no other point except those lying on the path. Clear? The procedure for finding the equation of locus of the point, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट होता है, देख लेते हैं हम लोग। इफ वी आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट P, assign the coordinates h, k to P. Express the given condition as equation in terms of known quantities to facilitate calculation.
वी समटाइम्स इंक्लूड सम अननोन क्वांटिटीज नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है, और एलिमिनेट द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर लाया गया है उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, सो दैट द एलिमिनेट contains h, k and the known quantities. Clear? Replace h by x and k by y in the eliminate. Clear? Or resulting would be the equation of locus of p. If x and y coordinates of the moving point are obtained in terms of third point t called the parameter, eliminate t to obtain the relation in x and y and simplify the relation. This will give the रिक्वायर्ड लोकस। क्लियर? तो इसमें हम लोग पहला एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and lx plus my plus n is equal to 0 and intercepted between the axes। ठीक है, तो एनी लाइन l जो है इक्वल टू 0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए, दो लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से अगर वो पास हो रही है तो उसका इक्वेशन लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड वाला जो इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यल इक्वल टू 0 विद एक्सेस जो है, चूँकि वो एक्सेस पे काट रही है तो इंटरसेप्ट काट रही है, तो एक्सेस हो जाएगा माइनस सी प्लस लैम्डा एन बाई ए प्लस लैम्डा यल कॉमा 0 एंड 0 कॉमा माइनस सी प्लस लैम्डा एम बी प्लस लैम्डा एम। ठीक है, लेट द बिट पॉइंट ऑफ एच बी एच कॉमा के, देन एच की वैल्यू जो आएगी वह माइनस 1/2 सी प्लस लैम्डा एन बाई ए प्लस लैम्डा एल एंड के की वैल्यू जो होगी वो आधी हो जाती है, तो माइनस 1/2 इंटू सी प्लस लैम्डा एन बाई बी प्लस लैम्डा एम। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं लैम्डा को गायब कर देते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने से फिर हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस सी बाई 2hL प्लस सी इज इक्वल टू 2kb प्लस सी बाई 2km प्लस सी। तो रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा 2 इंटू am प्लस LB इज इक्वल टू LC माइनस an x प्लस NB माइनस MC y। नेक्स्ट है द स्लोप पॉइंट फॉर्म में द इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड हैविंग द स्लोप m। ठीक है, अगर m दिया हुआ है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका भी हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 और उसके बाद स्लोप जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इसमें x माइनस x1 सेम रहेगा, इक्वेशन हम लोग फाइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो IIT JEE में बोलो जो है पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करवा के वो लोग क्या करते हैं, बनवाते हैं। तो हाँ, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एच कॉमा के एंड मेकिंग एन गिवन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर दिया हुआ है, तो पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, तो लेट ए पी इज इक्वल टू आर, और डिस्टेंस जो है ए पी का वो आर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो और जो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस एच बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस के बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी पॉइंट जो है जो हमको फाइंड करना होगा उसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, where mod r gives the distance of the point P from the fixed point h comma k. If the point P is taken relatively towards A, then r is positive, otherwise negative,
if the line is parallel to the x-axis, then for the point right of to A, r is positive and for the left of A, r is negative. ठीक है. Next, reduction of the general equation to different standard forms. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लेंगे, तो रिड्यूस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना है हमको, तो वाई ले लेते हैं और सब चीज़ को इधर लाते हैं, तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी है, और जो है स्मॉल सी जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ सी बाई बी हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू 0. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हो जाएगा वो है कि ठीक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में क्या होता है, माइनस ए बाई बी जो होता है, ठीक है, स्लोप हो जाती है उसकी, और वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो हो जाता है माइनस सी बाई बी. क्लियर. और इंटरसेप्ट फॉर्म में टू रिड्यूस द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. दिस रिडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. गिवन इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई को हम इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, हाँ, और फिर x को माइनस सी से इधर ले आ रहे डिवाइड करते हैं, तो माइनस सी बाई ए और प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1 ले आए. ठीक है, विच इज फॉर्म वाई बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो वेयर ए जो है वो इंटरसेप्ट जो है माइनस सी बाई ए हो जाएगा, और बी जो इंटरसेप्ट हो जाए वो हो जाएगा माइनस सी बाई बी. इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज माइनस सी बाई ए, intercepts on the y-axis is minus c by b. Thus, intercepts of a straight line on the x-axis can be obtained by putting y is equal to 0 in the equation of the line and then finding the value of x. Similarly, intercepts on the y-axis can be obtained by putting x equal to 0 and solving for y. Now, normal form क्या होता है? To reduce the equation ax plus by plus c equal to 0 to the form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. The given equation ax plus by plus c equal to 0 and ax plus by equal to minus c लिखा जा सकता है, और अगर माइनस c जो है वह ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a कैपिटल A बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो है इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा जो है वो कैपिटल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, और साइन अल्फा जो है वो हो जाएगा बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी जो है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो हो जाएगा माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. केस सेकेंड, अगर माइनस सी की वैल्यू जो है लेस दैन 0 हो जाए तो राइट द इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं सी वाला जो पोर्शन होता है इक्वल टू सी वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं. क्लियर. और फिर इधर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई ले लेते हैं, माइनस ए बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा जो है वह हो जाएगा माइनस बी बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नोट, इन द नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. पी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है. क्लियर. नाउ रिड्यूस द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म्स में ले आना है, वो आप लोग देख लीजिए उसके. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस 3,4 एंड सम ऑफ द रेस्पेक्टिव इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14. ठीक है. एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. सिंस इस पासेस थ्रू 3,4 तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बाई सेटिस्फाई कर रही है उसको, तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी is equal to 1. Okay? It is given that a plus b is equal to 14. इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू जो है 14 माइनस a लिखी जा सकती है. तो पुटिंग b is equal to 14 माइनस a, we get 3 by a plus 14 by 4 by 14 minus a is equal to 1.
तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट a माइनस 7 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सच लाइन्स आर देयर फॉर a इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू 14 माइनस 7 7 हो जाएगी, और जब a की वैल्यू 6 होगी तो a जो है नेक्स्ट वाली वैल्यू जो b जो है 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a और b इन द इक्वेशंस ऑफ द लाइन x by 7 प्लस y by 7 इज इक्वल टू 1 और x by 6 प्लस y by 8 इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सॉलिफाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a rod of steel is fixed at a 4,0 and the toy is placed at b 0,4. Now the rod is rotated about a through an angle 15 degree in clockwise direction. Then find the new position of the toy. toy की न्यू पोजिशन पॉइंट करनी है। तो पहला वाला जो केस था उसमें हम स्लोप फाइंड, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो है y माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 बाई 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जो है वो 135 हो जा रही है। क्लियर? तो नाउ रॉड इज रोटेटेड टू 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है उसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू थीटा की वैल्यू जो है 135 माइनस 15 120 डिग्री हो जा रही है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे इस चीज़ को। क्लियर? ए बी जो है वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जा रहा है, तो डेट मीन्स दैट एच इज इक्वल टू 4 एंड के इज इक्वल टू 0। एंड सी की वैल्यू जो है एच प्लस आर कॉस थीटा और के की वैल्यू जो है आर साइन थीटा, तो 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस 120 डिग्री, हाँ, और इधर थीटा जो है सॉरी 0 जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन 120 डिग्री, तो वो हो जा रहा है 4 माइनस 2 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट P 3,4 makes an angle pi by 6 with the x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 11 equal to 0 at Q, find the length PQ। हमको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। The equation of the line passing through the point P 3,4 and making an angle pi by 6 with the x-axis is given by x minus 3 by cos pi by 6 and y minus 4 by sin pi by 6 is equal to r, where r represents the distance of any point on this line from the given point. Clear? 3,4. The coordinates of the point Q on this line are r cos pi by 6 or plus 3 or r sin pi by 6 plus 4. Clear? So if Q lies on the line 12x plus 15y plus 10 is equal to 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 12 प्लस इंटू 13 प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस आर बाई 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 132 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5, तो लेंथ पी क्यू जो हो जाएगा वो क्योंकि लेंथ नेगेटिव होता नहीं है कभी भी, तो पी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 132 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5। Clear? A canal 1.5 kilometers from a place and the shortest route from this place to the canal is exactly northeast. A village is 3 kilometers north and 4 kilometers east from the place. Does it lie on the canal? ठीक, let AB be the canal and O be the given place. Let L be the foot of perpendicular from O to AB. Given that OL is equal to 9/2 and angle AOL is equal to 45. So x cos 45 plus y sin 45 is equal to 9/2. That means x plus y is equal to 9 by square root of 2. Let S be the given village. तो S जो है वो 4,3 है. Putting x is equal to 4 and y is equal to 3 in the equation we get
4 plus 3 is equal to 9 by 2, which is not true. Thus, the coordinates of yes does not satisfy equation 1. Hence, the given village does not lie on the canal. Now, position of a point WRT to a line with respect to line L जो है वो दिया हुआ है ax plus by plus c is equal to 0. पहला पॉइंट देखिए, if the point p x comma y and q x2 comma y2 lies on the same side of the line ax plus by plus c is equal to 0, then the expression ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have the same sign. P and Q, if P and Q lies on the opposite side, then ax plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will have opposite. Second, if only one point is given, then the position of that point is checks WRT to the origin. ठीक है, तो इसमें देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ द रेंज ऑफ थीटा is in the interval 0 and pi such that the point 3 comma 5 and sine theta cos theta lies on the same side of the line x plus y minus 1 is equal to 0, and here we have 3 plus 5 minus 1 is equal to 7 which is positive. Hence sin theta plus cos theta minus 1 जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले वाला पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन लाई कर लिए तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए. तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा हाँ इज ग्रेटर देन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसका मतलब है पाई बाई 4 प्लस थीटा जो है वो लाई कर रहा है पाई बाई 4 से और 3 पाई बाई 4 से. डैट मीन्स थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगी. Now angle between two straight lines. If theta is the acute angle between two lines, then tan theta is equal to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Clear? Where m1 and m2 are the slopes of the two lines and are finite. Clear? तो इसमें देखिए if two lines are perpendicular to each other, that means m1 into m2 is equal to minus 1. If any line is perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 and is of the form bx minus ay plus k is equal to 0, तो हम क्या करते हैं a और b को एक्सचेंज कर देते हैं और जो है ना उसमें से एक कोऑर्डिनेट जो होता है सॉरी एक वैल्यू का क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं. क्लियर? इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल या कोइंसिडेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 इज इक्वल टू m2 है ना. इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0 ले लेते हैं और k की वैल्यू किसी और दूसरे कंडीशन से हम लोग फाइंड करवाते हैं वो लोग क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट देखिए. इफ एनी ऑफ द टू लाइन्स is perpendicular to x-axis, then the slope of that line is infinite. Clear? क्योंकि m1 is equal to infinity, so tan theta is equal to m1 minus m2, 1 plus m1 m2, तो 1 minus m2 by m1 or 1 by m1 plus m2 which is equal to 1 by m2. That means theta is equal to 100 is equal to 90 minus alpha, where tan alpha is equal to m2. That means that the angle theta is complementary to the angle which the oblique line makes with the x-axis. Next point देखिए, if the lines are equally inclined to the coordinate axis, इसका मतलब ये हुआ कि m1 plus m2 is equal to 0. Clear? Find the equation of straight line which is perpendicular bisector of the line segment AB, where a, b are a comma 0 and a dash comma b dash respectively. The equation of AB is y minus b is equal to b dash minus b by a dash minus a x minus a, that is y into a dash minus a minus x into b dash minus b is equal to a dash b minus a into b dash. Equation of the line perpendicular to AB is of the form b dash minus b into y plus a dash minus a into x plus k is equal to 0. Since the midpoint of AB lies on 1 है ना, तो b dash minus b into b plus b dash by 2 plus a minus a dash
a plus a dash by 2 plus k is equal to 0. Hence the required equation of straight line is 2 into b dash minus b into y plus 2 into a dash minus a into x is equal to b dash का whole square minus b square plus a square minus a square. Next देखिए, equation of straight line passing through a given point and equally inclined to a given line. Let the straight line through the point x1 comma y1 and make equal angles with the given straight lines y is equal to mx plus c. If m is the slope of the required line and alpha is the angle which this line makes with the given line, then tan alpha is equal to plus m minus m1 minus m by 1 plus m1 into m. The above expression for tan alpha gives two values of m, say ma and mb. Then the required expression of the line through the point x1 comma y1 and making equal angles alpha with the given lines are y minus y1 is equal to ma into x minus x1 comma y minus y1 is equal to mb into x minus xa x1. Okay? Now let us solve a problem. Find the equation to the sides of an isosceles right angle triangle, the equation of whose hypotenuse is 3x plus 4y is equal to 4 and opposite vertex is point 2 comma 2. The problem can be restated as find the equation of straight line passing through the given point 2 comma 2 and making equal angles with 45 degree with the given straight line 3x plus 4y minus 4 equal to 0. Slope of the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is m1 is equal to minus 3 by 4 which is equal to tan 45 degree, which implies that tan 45 degree is equal to plus or minus m minus m1 by 1 plus m1 into m. That is 1 is equal to plus or minus m plus 3 by 4 1 minus 3 by 4 by m. तो ma is equal to 1 by 4 and mb is equal to minus 7. Hence the required equation of the two lines जो है वो हम डाल देते हैं y minus 2 is equal to ma into x minus 2 and y minus 2 into mb into x minus 2 is equal to, which implies that 7y minus x is equal to 12 minus 12 is equal to 0 and 7x plus y is equal to 16. Distance between point and line and the two parallel lines. Length of the perpendicular from a point on the line जो होता है length of perpendicular from p x1 comma y1 on ax plus by plus c is equal to 0 जो होता है उसमें हम क्या करते हैं मॉड ले लेते हैं और इस इक्वेशन में क्या होता है x1 comma y1 जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पे हम डाल देते हैं तो वो a x1 प्लस बी वाई प्लस सी कर देते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी बाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि उस केस में जो होता है x1 कॉमा y1 जो है 0,0 हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जो होती है वो हो जाती है c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद द गिवन साइड्स. एरिया जो है पैरेललोग्राम का हम लोगों को कैसे फाइंड करना है तो वो हो जाता है मॉड ले लेते हैं बाहर में और c1 माइनस c2 और इधर से d1 माइनस d2 और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2. c1 माइनस c1 और c2 जो है वो दो पैरेलल लाइन्स के हो जाएंगे, उधर d1 माइनस d2 जो है वो दूसरे दो पैरेलल लाइन्स है. ठीक है, तो उनके अंदर जो डिफरेंस जो होगा वो ओनली सी कॉन्स्टेंट्स का ही डिफरेंस होगा ना, तो वही दोनों कांस्टेंट जो पैरेलल लाइन्स की होती हैं उनमें से माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा वाला कांस्टेंट का डिफरेंस और डिवाइड कर देते हैं m1 माइनस m2 से. कंडीशन फॉर ए पैरेललोग्राम एज शोन टू बिकम ए रोम्बस. ये रोम्बस कब बनता है? रोम्बस तब बनेगा जब p1 इज इक्वल टू p2. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ जो है c1 माइनस c2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ image of a point p alpha comma beta about the line ax plus by plus c is equal to 0. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम जो है x माइनस अल्फ़ा बाई a इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा
by b is equal to -2 into a alpha प्लस बी बीटा प्लस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये हमको थोड़ा सा फार्मूला जो है रटना पड़ेगा, वैसे डेरिवेशन इसका किया जा सकता है और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी इसकी डेरिवेशन होंगी। ठीक है, तो हम लोग एक क्विक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं इसका थ्योरी का, तो वही हम लोग देख रहे हैं। 6 is the foot of perpendicular from the point alpha comma beta to the given line L ax plus by plus c is equal to 0। अगर हमको इसको फाइंड करना है तो x माइनस अल्फा बाई a इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ पे a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। शिफ्टिंग ऑफ ऑर्डरिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शिफ्टिंग ऑफ ऑर्डरिंग। अगर x, y जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और नया वाला कोऑर्डिनेट जो कैपिटल X, कैपिटल Y है, तो इन दोनों के रिलेशन जो होते हैं वो हो जाती है, क्या हो जाती है, ठीक है। तो अगर कैपिटल X जो है वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए। और अगर कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस बी इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स y इज इक्वल टू b। The slope and area of the closed figure remains unchanged under the translation of coordinate axis। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 3 लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द 3 स्क्वायर्स। ठीक है, distance between two parallel lines is 7 plus 3 by square root of 5 which is equal to 2 square root of 5. The equation of the side A and C are of the form 2x minus y plus k is equal to 0. Since distance between side A and B is equal to distance between side B and C which is equal to mod of k minus of minus 4 by square root of 5 which is equal to 2 square root of 5। ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे पहले स्टेप में। तो ये इज इक्वल टू which implies that k plus 4 by square root of 5 is equal to plus या minus 2 square root of 5, which implies that k is equal to 6 या minus 14, and the fourth side of the two squares are 2x minus y plus 6 is equal to 0 या 2 and 2x minus y minus 14 is equal to 0। Find the foot of perpendicular drawn from the point 2, 3 to the line 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. Find the image 2, 3 in the given line. So the line AB is 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. P की वैल्यू है वो 2, 3 है और PM is perpendicular to AB। तो स्लोप ऑफ AB जो हो जाएगा वो है 3/4, विच इम्प्लाइज द स्लोप ऑफ PM जो हो जाएगा वो -4/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू tan थीटा। डैट मीन्स दैट साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 4/5 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3/3 विच इज इक्वल टू tan थीटा। डैट मीन्स दैट sin theta is equal to 4/5 and cos theta is equal to -3/5। क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया था, वो भी मैंने रीड कर दिया। cos थीटा की वैल्यू जो -3/5 हो जाएगी। क्लियर। नाउ r इज इक्वल टू p, तो हम वो वैल्यू डाल देते हैं उसमें। ठीक है, तो 3 × 2 - 4 × 3 + 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 is equal to 6 - 12 plus 5 by 5 which is equal to -1/5, which is the foot of perpendicular। feet of perpendicular जो हो जाएगा m is equal to 2 - 1/5 cos theta, 3 - 1/5 sin theta, which will come out to be 53/25, 71/25। let q be the image of p। लब q इमेज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो 2 - 2/5 cos theta, 3 - 2/5 sin theta। तो वो हो जाएगा हमारा 56/25, 67/25।
Now next is bisectors of the angles between two given lines. Angular bisector is the locus of a point which moves in such a way so that its distance from the intersecting lines remains same. So the equation of the two bisectors of the angles between line a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are a1x plus b1y plus c1 square of a1 का whole square plus b1 का whole square is equal to plus या minus a2x plus b2y plus c2 by square root of a2 का whole square plus b2 का whole square. If the two given lines are not perpendicular, that is a1 a2 plus b1 b2 is not equal to 0, then one of these equation is the equation of bisectors of the acute angle and the other that of obtuse angle. Note, whenever both lines are perpendicular or not, but the angular bisector of these lines will always be mutually perpendicular. Clear? The bisectors of the acute and the obtuse angle. Take one of the line's angles and let its slope be m1. Take one of the bisectors and let its slope be m2. If theta is the acute angle between them, then tan theta is m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. If tan theta is greater than 1, then the bisector taken is the bisector of obtuse angle and the other one will be the bisector of acute angle. If tan theta is between 0 and 1, then the bisector taken is the bisector of acute angle and the other one will be bisector of the obtuse angle. If two lines are ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then a1x plus b1y plus c1 by square root of a1 square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 square will represent the equation of the bisectors of the acute or obtuse angle between the lines accordingly as c1 c2 into a1 a2 plus b1 b2 is negative or positive. Second is the equation of bisectors of the angle containing the origin. Write the equation of the two lines so that constant c1 and c2 become positive. Then the equation a1x plus b1y plus c1 by square root of a1 whole square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 by square root of a2 square plus b2 square is the equation of bisectors containing the origin. Notes: if a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, then the origin will lie in the acute angle, and if a1 plus a2 plus b1 plus b2 is greater than 0, then the origin will lie in the opposites angle. ठीक है. The note देखिए, one is helpful in finding the equation of bisectors of the obtuse angle or acute angle directly. Third देखिए, the equation of bisectors of the angle which contain a given point. The equation of bisectors of the angle between two lines containing the point alpha comma beta is a1x plus b1y plus c1 by square root of a1 square plus b1 का whole square is equal to plus a2x plus b2y plus c2 by square root of a2 का whole square plus b2 का whole square, so which is equal to a1x plus b1y plus c1 by square root of a1 का whole square plus b1 का whole square, which is equal to minus of a2x plus b2y plus c2 by square root of a2 का whole square plus b2 का whole square. Accordingly, as a1 alpha plus b1 beta plus c1 and a2 alpha plus b beta plus c2 are of the same signs or of opposite signs. Next problem: for a straight line 4x plus 3y minus 6 equal to 0, 5x plus 12y plus 9 equal to 0, find the equation of first is bisector of the obtuse angle between them, second is bisector of the acute angle between them, bisector of the angle which contains 1 comma 2. The equation of bisectors of the angles between the given lines are 4x plus 3y plus minus 6 by square root of 4 square plus 3 square is equal to plus 1 minus 5x plus 12y plus 9 by square root of 5 square plus 12 square.
which are 9x minus 7y minus 41 is equal to 0, or 7x plus 9y minus 3 is equal to 0. If theta is the acute angle between the line this and this, then tan theta is equal to minus 4 by 3 minus 9 by 7 by 1 plus minus 4 by 3 comma 9 by 7 mod, which is equal to 11 by 3 is greater than 1. Hence, the bisector of the obtuse angle is 9x minus 7y minus 41 is equal to 0, and the bisectors of the acute angle is 7x plus 9y minus 3 is equal to 0. Next, the bisectors of the angle containing the origin जो हो जाएगा वो minus 4x plus minus 3y plus 6 by square root of minus 4 square plus minus 3 square, which is equal to 5x plus 12y plus 9 by square root of 5 square plus 12 square, which is equal to 9x plus 9y minus 3 is equal to 0. Next, the point for the point 1 comma 2 जो है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जो है वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, विच इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू ये भी ग्रेटर देन 0 है. हैज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल कंटेनिंग द पॉइंट 1 comma 2 is 4x plus 3y minus 6 by 5 is equal to 5x plus 12y plus 9 by 13, which implies that 9x minus 7y minus 41 is equal to 0. Clear? Now, the equation of the reflected ray. How to find the equation of a reflected ray? Let L be AX A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 be the incident ray. In the line mirror, L2 is A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. Let L3 be the reflected ray from the line L2. Clearly, L2 will be one of the bisectors of the angle between L1 and L3, since L3 passes through A. So, L3 is equal to L1 plus lambda into L2 is equal to 0. Let H comma K be the point on L2. Then we have A1H plus B1K plus C1 mod by square root of A1 का whole square plus B1 का whole square, which is equal to है ना mod of A1H plus B1K plus C1 plus lambda into A2H plus B2K plus C2 by square root of A1 plus lambda A2 का whole square plus B1 plus lambda B2 का whole square. Since H comma K lies on L2, A2H plus B2K plus C2 is equal to 0. So, which implies a A1 square plus A2 whole square lambda square plus 2 into A1 A2 lambda plus B1 whole square plus B2 whole square lambda square plus 2 B1 B2 lambda plus A1 square plus B1 square, which implies that lambda is equal to 0 or lambda is equal to minus 2 into A1 A2 plus B1 B2 by square root of A1 का whole square plus B2 का whole square. But lambda equal to 0 gives L3 is equal to L1, which hence L3 is equal to L1. L1 ठीक है हाँ माइनस 2 इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 by A1 का whole square plus B2 का whole square into L2 is equal to 0. Note, sometimes the reflected ray L3 is also called the mirror image of L1 in L2. Family of line. The general equation of family of lines through the point of intersection of the two given lines is L plus lambda into L dash is equal to 0, where L is equal to 0 and L dash is equal to 0 are the two given lines and lambda is a parameter. Conversely, any line of the form L1 plus lambda L2 is equal to 0 passes through a fixed point, which is the point of intersection of the lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0. The family of the lines perpendicular to the given line AX plus BY plus C is equal to 0 is given by BX minus AY plus K is equal to 0, where K is a parameter. The family of lines parallel to given line AX plus BY plus C is equal to 0
is given by ax plus by plus k is equal to 0, where k is a parameter. Show that all the chords of the curve 3x square minus y square minus 2x plus 4y equal to 0 which subtend a right angle at the origin pass through a fixed point. Find the point. Let the equation of the chord be lx plus my is equal to 1. So the equation of pair of straight lines joining origin to the point of intersection of the chords and the curve is 3x square minus y square minus 2x into lx plus my plus 4y into l plus my is equal to 0 which subtends right angle at the origin. ठीक है, ये होमोनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. तो 3 minus 2l plus 4m minus 1 is equal to 0, which implies that 1 is equal to 2m plus 1, and the chord becomes 2m plus 1 into x plus m y is equal to 1. So x minus 1 plus m into 2x plus y is equal to 0 है ना. ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, which passes to the point of intersection L1 equal to 0 and L2 equal to 0. That means that x is equal to 1 and y2 is equal to minus 2. Hence the fixed points are 1 comma minus 2.